कहता है रिकग्निशन मेजरमेंट। मैं 4 बातें बताया करता हूं ना आपको तकरीबन। रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकग्निशन क्या है? डेबिट क्रेडिट करना उसका। मेजरमेंट उसको वैल्यू देना। प्रेजेंटेशन उसको बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में कहां पर आपने प्रेजेंट करना है। डिस्क्लोजर उसके नोट्स क्या होंगे। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट से मुतल्लिक बात पहले रिकग्निशन की। कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये वही 2 रिकग्निशन क्राइटेरिया हैं जो आईएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी हैं, जो IAS 16 के लिए भी हैं। क्या अब चूंकि हमने वहां पर भी नहीं याद किए हुए सही तरीके से, समझे नहीं हुए, इसलिए हमें लग रहा है कि पता नहीं पहली मरतबा पढ़ रहे हैं हम इसको। प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और दूसरा रिलायबल मेजरमेंट। ये आपने IAS 16 में भी पढ़ा था, ये 40 में भी है, ये 38 में भी पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे 2, इसके अलावा 38 में 3 और होंगे। ठीक है। और अगेन रट्टे की बजाय बात समझ लो। आपको जो घड़ी है प्रोबेबल है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है फ्यूचर में, अगर उस घड़ी को देखकर आप पैसे कमा रहे हो स्टॉक वॉच के तौर पर, इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। और आप मुकाबले करवाते हो लोगों को, कौन ज्यादा देर सांस बंद रख सकता है, और इस मुकाबले पे जो है वो आप पैसे लेते हो उससे और इस्तेमाल करते हो घड़ी। अब वो घड़ी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है, उसी की वजह से पैसा कमा रहे हैं ना, वरना तो सेकंड पे गड़बड़ हो जाएगी, नैनो सेकंड पे गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट की बात आ गई। रिलायबल मेजरमेंट, आपने जो घड़ी खरीदी हुई है उसकी जो कीमत है उसके पीछे इनवॉइस मौजूद है, उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी ने खरीदी, आपके बिजनेस ने खरीदी है। रिलायबल मेजरमेंट होगी उसकी। तो ये बेटे 2 बातें जो होंगी 40 में भी हैं, 16 में भी हैं। हर एसेट के लिए बुनियादी ये 2 बातें मौजूद हैं। आगे चले। हर नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो आप जब बड़े हो तो आप कहें कि सर ने कहा था हर एसेट के लिए, ऐसे तो आपको भूल चुका होगा उस वक्त तक सर की बातें। नॉन फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट के रिकग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट है। IFRS 9 में आप जब पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल एसेट के लिए डिफरेंट रिकग्निशन क्राइटेरिया। मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल का थोड़ा सा डिस्टिंक्शन मैंने अभी बताया था एक बैकग्राउंड में भी। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट का क्राइटेरिया ये है। फाइनेंशियल एसेट के क्राइटेरिया जो है वो आप IFRS 9 में पढ़ेंगे। उसके पीछे कॉन्ट्रेक्चुअल एक कमिटमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाहर उसकी मैं अभी डिस्कशन नहीं करता। मेजरमेंट एट रिकग्निशन, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यही टर्मिनोलॉजी IAS 16 में भी पढ़ी थी। मेजरमेंट एट रिकग्निशन और मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। एट रिकग्निशन को हम कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन, आफ्टर रिकग्निशन को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। आपके जितने भी नॉन फाइनेंशियल एसेट होते हैं वो एट रिकग्निशन कॉस्ट पर ही मेजर होते हैं, सिवाय आपने वो एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट, आपने आज 41 अभी पढ़ना है ना, खैर से बायोलॉजिकल एसेट में एग्रीकल्चर, क्योंकि वो उसमें जब भेड़ पैदा होगी तो उस भेड़ को आप खरीद तो नहीं रहे होंगे, इसलिए उसकी तो कॉस्ट नहीं हो सकती। बकरी का बच्चा जब पैदा होगा बायोलॉजिकल एसेट है ना, तो आप उसकी कॉस्ट नहीं को पे कर रहे, तो इसलिए वो नॉन फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन उसकी उस वक्त कॉस्ट मेजरमेंट नहीं होगी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगी। इसके अलावा हमारे जितने नॉन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, या फिलहाल अगर अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान ही रखना है तो आपने अभी तक इन्वेंट्री एज एन एसेट पढ़ा, आपने अभी तक IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज एन एसेट पढ़ा है, और अब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज एन एसेट पढ़ रहे हैं। तो इनिशियल मेजरमेंट इसकी एट कॉस्ट ही होती है। इन्वेंट्री को भी इनिशियली जब मेजर करते हैं कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन जब आपने रिपोर्टिंग डेट पे करना होता है उसको आप उसको देखते हैं कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से लोअर कौन सी है। इसी तरह पे ये जो आपकी 40 का एसेट है या 16 का एसेट है, इनिशियल मेजरमेंट आप उसकी जो है वो कॉस्ट पर ही करते हैं, बाद में आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पर ले आते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पर ले आते हैं। इधर आप देखेंगे फेयर वैल्यू मॉडल अभी थोड़ी देर में। तो कॉस्ट क्या है, आपने ये बातें पढ़ी हुई है 16 के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी उसको मतलब आप
उसकी खैर इधर ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं आएगी। रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जो भी कॉस्ट वॉस्ट होगी उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहेंगे ना, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं। तो कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड स्टार्टअप कॉस्ट, एबनॉर्मल वेस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान्ड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। बेटे बात यह है कि आपने कारोबार को शुरू, आपने कहा कि जी मैंने जो है वो हॉस्टल्स बनाकर किराए पर देने हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू। अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू में आपकी एबनॉर्मल सपोजली फ्लड आ गया, लेंटर बैठ गया, वो इसके अंदर डेबिट नहीं होगा बल्कि वो आपका लॉस होगा। इसी तर्ज पे आपके कारोबार को स्टार्ट करने के लिए और इनिशियल ऑपरेशंस में अगर कोई लॉस हो रहे हैं या एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके प्रॉफिट लॉस को डेबिट हो रहे हैं, वो बिल्डिंग को डेबिट नहीं होंगे, S40 की बिल्डिंग को डेबिट नहीं होंगे। स्टार्ट कॉस्ट मीन्स कारोबार शुरू करने का जो आपका एक खर्चा है, हाँ जी, वो उसमें जाएगा ना। आप ये नहीं कहेंगे कि चूंकि मैं ये बिल्डिंग किराए पे देने के कारोबार शुरू कर रही हूँ तो इसलिए इसके बिल्डिंग के अंदर डेबिट हो, नहीं, स्टार्टअप कॉस्ट उधर जाएगी। हाँ, बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से जो कॉस्ट होगी वो सारी की सारी इसी में डेबिट होगी, उसकी आर्किटेक्चर की कॉस्ट जो होगी उसकी जो भी सारी इसी में डेबिट होगी। ठीक है, अगर तो रेंट पर लेकर आप हॉस्टल बना के दे रहे हैं तो उसमें तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसमें जी नहीं, वो तो फर्नीचर है। हाँ, वो तो फर्नीचर आपके ना कैसे है, नहीं, वो आपका I-16 का एसेट है। ये अभी आगे एक बात आ रही है। देखो, दो बातें होंगी, आप दो तरह के कमरे किराए पर दे रहे होंगे। अब अगर आपने बात कर दी है तो मैं आगे आती है तो मैं बोलता हूँ आपको आगे, मैंने डायग्राम के जरिए समझाया था। आप या तो बिल्डिंग को कोर एंड शेल इस तरह से सिर्फ एक कमरा आप किराए पर दे रहे हैं, उसका अलग रेंट आपने लिख दिया जी 20,000 रुपया इस कमरे का रेंट है, 4 बंदे शेयर कर सकते हैं इसको। या आपने कहा कि जी दूसरा कमरा फर्निश्ड है, उस फर्निश्ड रूम का रेंट जो है वो 40,000 रुपया, उसके अंदर AC भी लगा हुआ है, कबर्ड भी है, उसके अंदर बेड भी है, उसमें गलीचे भी बिछे हैं, कर्टन्स भी लगे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां पर सिर्फ रूम का रेंट जो है वो अलग से है, बाकी आपने फिक्सचर्स का रेंट या फर्नीचर का रेंट वो अलग से है, तो उसको बाइफरकेट करना होगा। या आपका लाइन ऑफ बिजनेस होटल लाइन ऑफ बिजनेस है, हॉस्टल नहीं है, होटल है। अब होटल के अंदर तो आप पूरे एम्बियंस का, उसमें तो आपने जो लाइट्स भी लगाई हुई वो भी बहुत महंगी लगाई हुई है, पूरा एक इन्वायरमेंट है, क्लीनिंग है, उसके बेडशीट रोजाना चेंज होती हैं, हर एक तरह की क्लीनिंग हाउसकीपिंग उसकी हर वक्त टाइट ही रहता है वो। तो इसलिए आप उसमें जो किराया ले रहे होंगे वो आप बिल्डिंग का किराया नहीं ले रहे होंगे, वो होटल जो है वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो I-16 का एसेट बनेगा होटल जो है। ठीक है, तो हम प्योर बिल्डिंग को जब रेंट पे करेंगे वो अभी आगे बात आ जाती है, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए। आपने जाना था? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट और कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड ये वाली चीजें। अगली बात, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। अब आप मुझे बताएं, आपने IAS 16 में मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन में क्या पढ़ा था? अभी बताएंगे। IAS 16 में मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन की अगर कोई बात करें, आपको फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में वो आपसे पार्टनर लेवल पे इंटरव्यू में आप सारा सक्सेसफुल चले गए, HR इंटरव्यू, मैनेजर इंटरव्यू, आप पार्टनर लेवल पे बैठे हैं, तो कहता है बेटे आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको मैंने रख लिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो तो इसको कैरिंग अमाउंट पे हम को डेबिट करेंगे। सवाल क्या है? पार्टनर का सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS 40 and IAS 16 regarding the subsequent measurement
और मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, ये सवाल उर्दू में भी बोल देता पार्टनर, वो देख रहा परेशान हो, वो कहता बेटे मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आई 16 और 40 के अंदर मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की बात आई 40 भी करता है, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की बात आई 16 भी करता है, बता दें दोनों में फर्क क्या है? में जो एसिड हम गिव अप करते हैं, गलत बात कर रहे हैं, यहीं पर वो क्या कहते हैं बेटा एक और आपको चांस देता हूँ वरना प्लीज वक्त ना जाया करें, मैंने कॉफी पीनी है, आप बाहर जाके पिए चाहे, पार्टनर है मसला तो डाइवोर्स करें। बहुत खास बहुत खास ये वो पॉइंट होता है, आप सारे इंटरव्यू से गुजर चुके हो और वो आपको अब सिर्फ एक छोटा सा सवाल देकर पूछ रहा है और अब आपको पूछेगा कि किस टीचर ने पढ़ाया था आपको, कैसा नहीं आया पढ़ाने के इतना मिलाया करो। जी माए यस, जो IS 16 है उसमें हमारा आफ्टर रिकॉग्निशन दो मॉडल है हमारे, कॉस्ट मॉडल एक रीवैल्यूएशन मॉडल, और 40 के अंदर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने बताने से पहले इसलिए सवाल आप पे डाला कि आप थोड़ा संजीदगी से सुने वरना आपके तोते कहीं और पहुंचे होते हैं और आप जो है उसके पीछे होते हैं। 16 में क्या था? कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल। 40 में क्या है? कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। अब पार्टनर मुबारकबाद, आ जाओ आपको मैंने इंटरेस्ट किया, उसको खुशी होगी यार बच्चे ने पढ़ा हो, ठीक है। वो बेटे 16 तो पढ़ा हुआ था ना, 16 का तो बता देते आप कि 16 में मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन क्या है, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। और 40 में आप मुझे कह देते कि सर अभी तो आपने पढ़ाया नहीं, ओके। अभी आप जा रहे थे एक्सचेंज ऑफ एसेट के अंदर, प्लीज यार तुम लोगों की मेहरबानी अकाउंटिंग से मोहब्बत कर लो, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, चार्टर्ड लॉयर नहीं बनने जा रहे, चार्टर्ड ऑडिटर नहीं बनने जा रहे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही अकाउंटिंग जो है इस्तेमाल होगी ऑडिटिंग को समझने के लिए, ओके। दिलचस्पी अपनी इसके अंदर लेकर आई। तो यहां पर दो मॉडल्स हैं, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही है जो सेम एज 16, फेयर वैल्यू मॉडल डिफरेंट होगा। 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल क्या था, उसमें तो फेयर वैल्यू मान इसको लेकर आते थे ना, उसमें यह था कि रीवैल्यूएशन सरप्लस एक आपकी इक्विटी में जाता था थ्रू OCI, या लॉस होता था तो प्रॉफिट में जाता था। बड़े क्वेश्चन किए उसके आपने। इधर क्या है, मैं एक जुमले में बात खत्म करूंगा ताकि आप अगली बातों का तवज्जो से सुने। फेयर वैल्यू मॉडल बहुत आसान है, इसमें कोई थ्रू OCI वाली बात नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि अगर गेन होती प्रॉफिट लॉस में इनकम बना दो, लॉस होती प्रॉफिट लॉस में लॉस बना दो, एक्सपेंस बना दो, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। ये फेयर वैल्यू मॉडल क्या कह रहा है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीमेजर्ड। रीमेजर का मतलब दोबारा से उसको मेजर करना एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ईच रिपोर्टिंग डेट का मतलब क्या है? हर 30 जून को या हर 31 दिसंबर को जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है। मैंने रिपोर्टिंग डेट को आपको डिटेल से समझाया हुआ है। ईच रिपोर्टिंग डेट पर आप उसको फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं। अब फर्ज कर लें एसेट खरीदा था 100 रुपए का, फेयर वैल्यू भी उसकी 100 रुपए आई थी, एसेट 100 रुपए का खरीदा, बात बनती है। 31 दिसंबर 2001 उसकी रिपोर्टिंग डेट आ गई, 1 साल के बाद उसकी फेयर वैल्यू होगी 115 की।
अब वो एसेट आपकी किताबों में पहले कितने का पड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसको आपने 115 पर ले जाने के लिए मजीद 15 से डेबिट करेंगे ना, अपवर्ड रीवैल्यू हो रहा है ना, तो क्रेडिट कहां लेके जाएंगे, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इनकम में। कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात नहीं, कोई ओसीआई की बात नहीं। अगले साल वो 160 का हो गया फेयर वैल्यू, आप क्या करेंगे, किताबों में 115 का पड़ा हुआ है ना, 45 से उसको मजीद डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस में इनकम बना देंगे। समझ आ रही है बातें? उससे अगले साल 31 दिसंबर अगला साल 3 जो था, उसमें क्या हुआ, उसकी फेयर वैल्यू 150 हो गई। अब वो 160 का आपकी किताबों में पड़ा हुआ है, 150 होगी का मतलब है कि 10 से डाउनवर्ड हुआ तो उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे ना 10 रुपए से, और डेबिट कैसे करेंगे प्रॉफिट लॉस को। ये है फेयर वैल्यू मॉडल, बहुत आसान सादा, कोई रिवैल्यूएशन की बात नहीं है इसके, रिवर्सल कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं। और दूसरी और मजे की बात क्या है इसमें कि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन करते ही नहीं है चार्ज। रिवर्जन मॉडल में तो डेप्रिसिएशन करते थे ना, इधर डेप्रिसिएशन जान ही छूट जाती है। फेयर वैल्यू मॉडल जब हर साल उसको फेयर वैल्यू पर ले लेना है, कम हो रही है ज्यादा हो रही है, फेयर वैल्यू पर ले लिया तो डेप्रिसिएशन का जवाब ही पैदा नहीं होता। अपडेट रखा हुआ उसके वैल्यू को, फॉलोड। कॉस्ट मॉडल क्या है, वही जो बचपन में हमने पढ़ा था, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट। अभी आपने आज 36 नहीं पढ़ा, इसलिए आप इसको फिलहाल खामोशी इख्तियार करें इस पर, जब पढ़ लेंगे तो वो भी आप इसमें लेस कर दें। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। ये दो आपको एक डायग्राम्स नजर आ रही, ऑनलाइन बच्चों समझ आ रही है आप लोगों को बातें? सो तो नहीं रहे मेरे काके? शाबाश। वो किधर गई है आरुष, आप तो अकेले बैठे हुए हो। मोमिन, बाकी बच्चे किधर चले गए हमारे? चलो अच्छा, अब बात को आगे लेकर चलिए। दो आपको मैंने बिल्डिंग्स बना के दी है। ये बिल्डिंग है एक होटल की, होटल बिल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, कमरे रोशन, इसमें बल्ब जल रहे हैं, वाह 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 वाह। इसमें क्या कुछ है, फैसिलिटीज, डेकोरेशन है, फर्निश्ड है, रेस्टोरेंट्स हैं तरह तरह के, ठीक है। होटल, हॉस्टल नहीं है, होटल। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग होटल की है, ये सादा सी बिल्डिंग जो है ये हॉस्टल की है, ठीक है। इधर आपको जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज भी है, थाई भी है, जापानीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, बारबेक्यू भी हो रहा है रूफटॉप पे, ठीक है, स्विमिंग पूल भी है, एंटरटेनमेंट म्यूजिक भी है, जिम भी है, गाड़ियों की पार्किंग भी जबरदस्त है, सिक्योरिटी भी है, इंटरनेट भी है, हाउसकीपिंग भी है, ब्ला 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 ब्ला। इधर आ जाओ जो IS40 में है, एंसिलरी सर्विसेज है, छोटी मोटी सर्विसेज है। क्या, वॉचमैन बाहर बैठा हुआ है, जब भी आप आते हैं तो देखता है घूर के कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। क्लीनिंग होती है मुनासिब से, ठीक है, मोटरसाइकिलों की गाड़ियों की पार्किंग है मुनासिब से। ये क्या है, हॉस्टल बिल्डिंग है फॉर रेंटर। इसकी अकाउंटिंग किस पे होगी, IS। इसकी अकाउंटिंग किस पे होगी, बात समझ में आती है? तो मैस के अलग से पे कर रहे होंगे आप, विद मैस और विदाउट मैस आप मीलिंग अलग से चार्जेस चल रहे होंगे, क्योंकि मैस जो है वो एंसिलरी सर्विस में नहीं आता है। एंसिलरी सर्विस में ये छोटी मोटी चीजें आती हैं। बिजली का अलग बिल आप दे रहे हैं, रेंटल अलग दे रहे हैं, बिजली अलग दे रहे हैं। अगर आप AC कहते हैं मैंने लगाना, उसका अलग मीटर उन्होंने लगाया होगा, ठीक है। तो फिर वो होटल टाइप हो जाता है, फिर वो 16 में फॉल करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग है तो वो 40 में आ रही है। एंसिलरी सर्विसेज नहीं है, एंसिलरी मैंने आपको बता दी छोटी मोटी सर्विसेज, ठीक है। तो कहता है इफ दो सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज
a relatively insignificant component of the arrangement, then the entity may treat the property as investment property. Where the services provided are more significant, such as in the case of an owner-managed hotel, the property should be classified as owner-occupied property, plant equipment. 16 समझ में आती है बात? आगे चलें जी। 16 में ही होगी शाबाश। इवन आप हॉस्टल की भी अगर कॉस्ट मॉडल लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन 16 वाली ही चलेगी उसकी। ठीक। प्रॉपर्टी हेल्ड एज राइट ऑफ यूज एसेट, यानी कि आपने लीज पर लिया हुआ है। अगर आपने प्रॉपर्टी लीज पर ली हुई तो अभी आप किराए पर तो दे सकते हैं ना। तो द राइट ऑफ यूज एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट कंप्राइजिंग, ये आप छोड़ दो क्योंकि ये IFRS 16 इस पे अप्लाई हो रहा है कि उसमें क्या कुछ शामिल होना है। आपने बार उसके डेबिट से मुतल्लक देखना है, ये उसके क्रेडिट से मुतल्लक बातें हैं। ठीक है, तो इसके क्रेडिट की बातें छोड़ दो, आपका ताल्लुक IAS 40 डेबिट के साथ है। ये क्रेडिट आप जब पढ़ेंगे बड़े होकर IFRS 16, तब आपको ये लीज लायबिलिटी वगैरह की बातें समझेंगे, समझाएंगे। अब एक और डायग्राम देखिए, ये भी बड़ी मजे की डायग्राम। एक ये बिल्डिंग है, नजर आ रही है बिल्डिंग? इस बिल्डिंग में क्या है, इसमें 4 स्टोरीज हैं। ठीक है, 4 फ्लोर हैं। ऊपर वाले 2 फ्लोर जो हैं वो आपने क्या किए, लेट आउट फॉर रेंटल्स, किराए पर दिए हैं। नीचे वाले 2 फ्लोर आपने क्या किए हैं, ओनर ऑक्यूपाइड है। तो आप इसको आधा आधा कर लेंगे। आप इसको 40 भी अप्लाई करेंगे, 16 भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिसको आप किराए पर दिए हुए हैं। ठीक है, और उसको आप अलग से बेच सकते थे। और अगर अब ये क्या है, एक मॉल है, इसमें सब कुछ रेंटल पे है, सब कुछ, सारा मॉल रेंट पे दिया हुआ है। शॉप्स, ऑफिसेस, सारा मॉल, सैकड़ों दुकानें हैं उसके अंदर, किराए पे दी हुई हैं। एक छोटा सा दफ्तर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ। इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है ना, मामूली सा, तो ये पूरा 40 अप्लाई होगा इसके ऊपर। अभी डायग्राम देख के हमें समझ आ जाती है बात की। इफ द ओनर यूजेस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर इट्स ओन यूज एंड पार्ट टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड द portions can be sold, leased out separately and accounted for separately as 40 and 16. If the portions cannot be sold or leased out separately, the whole property only if the portion is insignificant. ठीक है, insignificant, छोटू सा, इससे भी छोटा मुझे बनाना चाहिए था वैसे। जी बेटा। जी हो सकता बेटे, डिफरेंट फ्लोर पे घर लाख से बिक जाता है, वही फ्लैट्स वाले कॉन्सेप्ट है। अब इधर आप स्ट्रीट ट्रेड सेंटर में देखें, ठीक है, फ्लोर में, एक फ्लोर के अंदर अगर सपोज 40 घर है, 40 घर अलग अलग से बिक सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन में आ जाएंगे ना वो। तो वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको कहता है इतनी बारीक अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट को इसलिए लफ्ज़ इनसिग्निफिकेंट यूज उसने कर दिया। उसमें 1000 शॉप्स हैं, उनमें से एक शॉप उसने जो है अपने दफ्तर के लिए रख लिया। ठीक है, तो एक इनसिग्निफिकेंट कोई सिर्फ एक शॉप के लिए जो है 16 लगाया, बाकी सारी जो है उसके लिए 999 के लिए जो है वो 40 लगा रहा हो। ठीक है, तो कहता है कि वो उसको जाने दो, 40 में जाने दो। सर मीटिंग एंड होने वाली। ठीक है बेटे, तो वैसे भी हम बस इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो मैं आपको भेज दूंगा ये स्लाइड्स, आप लोग बस ये कीजिएगा, इसको देखिएगा। कल मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये इसकी समरी है। पर ये जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये दिस इज इनफैक्ट माय ट्रेनिंग पीपीटीज, जो मैं आप लोगों के साथ इनफैक्ट शेयर नहीं करता होता, क्योंकि आपको मैंने सिर्फ एकेडमिक में ही रखना होता है। तो बहरहाल आप लोग जो हैं वो इनको बुक से जरूर पढ़िएगा, और इसके क्वेश्चंस कल मैं इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, मोमिन कोई बात पूछने की है तो बताइए। मेरे ख्याल मीटिंग एंड हो गई। जी बेटा बोलो।